हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी टेट 2026 से 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। और ये सभी प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चंस में होंगे, तो आप इन सभी प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो प्रश्न आपको अच्छे लगें उनके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रश्न है हमारा, अधिगम में किसी बाधा के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो अधिगम पठार। सीखने में अचानक समस्या समाधान का अनुभव क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आहा अनुभव। क्या कहलाता है दोस्तों? आहा अनुभव। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, SOR सिद्धांत में ओ का अर्थ क्या है? तो दोस्तों SOR सिद्धांत में ओ का अर्थ क्या है? प्राणी या जीव। प्राणी या जीव, इंग्लिश में कहेंगे तो ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इस प्रश्न का ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सिद्धांत? अल्बर्ट बंडूरा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, SR बॉन्ड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वह है दोस्तों थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों इवान पावलोव ने। किसने दिया था दोस्तों प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत? इवान पावलोव ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की थ्योरी किसने दी? दोस्तों ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने। किसने दी थी दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, सलाह की आयु किसे कहा जाता है? तो सलाह की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों प्रमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण। क्या कार्य है दोस्तों प्रमस्तिष्क का? मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़कियों की आवाज़ में मृदुता किस हार्मोन के कारण आती है? तो दोस्तों यह आती है दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण लड़कियों के आवाज़ में मृदुता आती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप इन सभी प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में से आप परीक्षा के लिए कम से कम 3-4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे अगर लास्ट तक देख लेंगे। तो प्रश्न है हमारा, बाल विकास में संचयी प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो दोस्तों संचयी प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन का आदर्श काल और नींव की अवस्था किसे कहते हैं? तो दोस्तों जीवन का आदर्श काल और नींव की अवस्था कहते हैं शैशवावस्था को। किसको कहते हैं दोस्तों? शैशवावस्था को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, परिपक्वता लगभग किस आयु तक आ जाती है? तो दोस्तों परिपक्वता लगभग किस वर्ष तक आ जाती है? तो वह आ जाती है दोस्तों 16 वर्ष की आयु तक। ठीक है। 16 वर्ष की आयु तक परिपक्वता आ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का संपूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का संपूर्ण विकास 12 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, जीवन में सबसे अधिक फुर्तीली अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों जीवन में सबसे अधिक फुर्तीली अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। किस अवस्था को दोस्तों? बाल्यावस्था को कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के दांत बनने की अवस्था क्या है? तो दोस्तों बच्चे के दांत बनने की अवस्था क्या है दोस्तों? गर्भावस्था में बच्चे के दांत बनने लगते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना ले जाना क्या कहलाता है? दोस्तों एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना ले जाना क्या कहलाता है? RNA। ठीक है। RNA एक सूचना वाहक होता है। ठीक है। और RNA का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। प्रश्न है अगला, माता पिता के शरीर में गुणों का समूह कहलाता है? तो दोस्तों माता पिता के शरीर में गुणों का समूह कहलाता है DNA। क्या कहलाता है दोस्तों? DNA कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, 46+X किस सिंड्रोम का संकेत है? तो यह दोस्तों डाउन सिंड्रोम का संकेत है। किसका दोस्तों? डाउन सिंड्रोम का संकेत है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है? तो दोस्तों वायु गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र कहलाता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है, 23वां गुणसूत्र XX किस में पाया जाता है? तो दोस्तों यह महिला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है 23वां गुणसूत्र XX? महिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जोड़ा गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? दोस्तों 23वां
गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6 महीने के बालक का कंफर्ट साउंड करना किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों 6 महीने का बालक अगर कंफर्ट साउंड आवाज़ कर रहा है तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास क्रम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? विकास क्रम का सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 21वें गुणसूत्र में विभाजन न होने पर क्या कहलाता है? तो दोस्तों 21वें गुणसूत्र में विभाजन न होने पर यह कहलाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, आप ये सभी प्रश्न हो सके तो अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन लाइक कम आते हैं, तो आप कृपया लाइक करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास में वय संधि का समय क्या है? तो दोस्तों बाल विकास में वय संधि का समय क्या है? 10 से 14 वर्ष। ठीक है, 10 से 14 वर्ष वय संधि का समय कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि किसने कहा? तो दोस्तों यह किसने कहा था? फ्रैंक ने। ठीक है, मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने कहा था अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27 है, माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। माता पिता से प्राप्त गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धिक और शारीरिक विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो दोस्तों बौद्धिक और शारीरिक विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? यह दोस्तों आंतरिक कारक है। कौन सा कारक? आंतरिक कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है दोस्तों 2 वर्ष की आयु के बाद। कब होता है दोस्तों? 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंतन में तर्क की प्रधानता कब बढ़ती है? आयु बढ़ने के साथ साथ चिंतन में तर्क करने की प्रधानता बढ़ने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है? दोस्तों पियाजे के अनुसार तार्किकता का अभाव किस वर्ष तक रहता है? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक तार्किकता का अभाव रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा है? तो दोस्तों तार्किक चिंतन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों आप सभी ये प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है हमारा, चिंतन योग्यता सफल जीवन का मूल आधार है, किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों क्रो ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो दोस्तों यह है संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है दोस्तों? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? तो दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है टर्मन एंड ओडन का। किसका कथन दोस्तों? टर्मन एंड ओडन का यह कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया? तो दोस्तों बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया? तो कहा गया दोस्तों बहुतत्व के सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आप इन सभी प्रश्नों का नोट बनाते रहिएगा। जो बालक समाज के नियमों का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, किसने कहा? दोस्तों यह किसने कहा था? हीली ने, मनोवैज्ञानिक हीली ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, समस्यात्मक बालक के व्यवहार के बारे में वैलेंटाइन का कथन क्या है? तो दोस्तों समस्यात्मक बालक के व्यवहार के बारे में वैलेंटाइन का कथन क्या है? आइए देखते हैं आगे बढ़ाकर। तो उनका कथन है दोस्तों वैलेंटाइन का, जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य हो। ठीक है, यही कथन था उनका। प्रश्न अगला है हमारा, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है, किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों रास ने। किसने कहा था? रास ने। यौनावस्था यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है, किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों रास ने। अगला प्रश्न देखते हैं,
दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है। दोस्तों यह कहलाता है जड़ बुद्धि बालक। ठीक है, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है, जड़ बुद्धि बालक। अगला प्रश्न है हमारा सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, किसका कथन है। तो दोस्तों यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका कथन है दोस्तों, क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी दोस्तों। आवी कैटल की तरल बुद्धि किसके तुल्य है। दोस्तों आवी कैटल एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। तो उन तरल बुद्धि किसके तुल्य है, तो वंशानुगत कारकों की, वंशानुगत कारकों के तुल्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, शिक्षा का समावेशन का क्या अर्थ है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 से हमारा बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। दोस्तों यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, तो यह दिया था दोस्तों कैटल ने। किसने दिया था दोस्तों, कैटल ने दिया था। प्रश्न है अगला हमारा श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी और शुद्ध लिखावट। क्या है दोस्तों, अच्छी और शुद्ध लिखावट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा श्यामपट्ट को शिक्षण साधन के किस समूह में रखा जाता है। तो दोस्तों श्यामपट्ट को शिक्षण साधन के किस समूह में रखा जाता है, तो यह रखा जाता है दोस्तों दृश्य साधन के रूप में। किस में रखा जाता है दोस्तों, दृश्य साधन के रूप में रखा जाता है श्यामपट्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो यह दिया था दोस्तों वेस्लर महोदय ने 1960 ईस्वी में। वेस्लर महोदय ने 1960 ईस्वी में विचलन बुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया। तो दोस्तों स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था, तो टर्मन ने किया था। किसने किया था, टर्मन ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को किन 3 भागों में बांटा। तो यह बांटा दोस्तों मंद, कुशाग्र और औसत। इन 3 भागों में बांटा था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानसिक आयु क्या है। तो दोस्तों मानसिक आयु अपनी उम्र से ज़्यादा कठिन कार्य करने की क्षमता। तो दोस्तों मानसिक आयु क्या है, अपने उम्र से ज़्यादा कठिन कार्य करने की क्षमता को मानसिक आयु कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार किसका है। दोस्तों यह है अल्फ्रेड बिने का, जिसने 1905 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 54 है, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया था। दोस्तों आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था, अल्फ्रेड बिने ने 1904 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों बुद्धि और तर्क का। ठीक है, मनुष्य बुद्धि और तर्क दोनों करता है लेकिन पशु नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 है हमारा, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। दोस्तों लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार, समाज और विद्यालय, यह भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़कियां संकेतों के द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं। दोस्तों लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं, 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक वह संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने के साधन कौन से हैं। तो दोस्तों भाषा सीखने के साधन कौन से हैं, तो है दोस्तों अनुकरण। ठीक है, देख कर सीखना। अनुकरण मतलब किसी के करते हुए कार्य को देखकर सीखना। खेल से भी सीखते हैं बच्चे और कहानी के माध्यम से भी सीखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़कों और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है। तो दोस्तों लड़के और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है, तो वह होता है लड़कियों का। लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 है हमारा, 10वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार कितना होता है। दोस्तों 10वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार कितना होता है, तो वह होता है 80,000 शब्द। ठीक है, 80,000 शब्द होता है 10वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार। अगला प्रश्न है, 6वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार कितना होता है। दोस्तों 6वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार होता है 50,000 शब्द। कितना होता है दोस्तों, 50,000 शब्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 है हमारा, विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन ड्रेवर के अनुसार क्या है। तो दोस्तों विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन ड्रेवर के अनुसार क्या है, जो निश्चित लक्ष्यों की
ओर निरंतर निर्देशित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। किसका विज्ञान दोस्तों? मानव व्यवहार का विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 64 है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत है। तो दोस्तों यह सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको मेरा अगला आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि प्रबल भावनाएं किस अवस्था की सूचक हैं? तो यह अवस्था की सूचक है दोस्तों किशोरावस्था की। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक कैसे दूर करे? तो दोस्तों समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक कैसे दूर करे? अनुशासनात्मकता, विशेष ध्यान और पारिवारिक पृष्ठभूमि में बदलाव द्वारा। ठीक है। अनुशासनात्मकता के द्वारा, विशेष ध्यान के द्वारा और पारिवारिक पृष्ठभूमि में बदलाव के द्वारा समस्याग्रस्त बालकों की समस्या दूर किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो दोस्तों कक्षा में लेट आना, स्कूल से भागना, ज़्यादा बातें करना। आइए और देखते हैं नीचे, तो ज़्यादा बातें करना और गृह कार्य न करना, ये समस्याग्रस्त बालक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों के उपचार क्या है? दोस्तों अनुशासनात्मक क्रियाविधि द्वारा बाल अपराधियों का उपचार किया जाता है। ठीक है। अनुशासनात्मक क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, बाल अपराध बनने के मानसिक कारण क्या है? तो दोस्तों बाल अपराध बनने के मानसिक कारण है इच्छित वस्तुएं प्राप्त न कर पाना, कुंठित विचार या अंतर्मुखी होना। ठीक है। ये बाल अपराध बनने के मानसिक कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बाल अपराधी बालक बनने के मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों बाल अपराधी बालक बनने का मुख्य कारण क्या है? तो वह कारण है दोस्तों आनुवंशिकता, शारीरिक दोष, कुसंगति, अशांत वातावरण आदि। ये सभी कारक बाल अपराधी बनने के मुख्य कारक है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वंचित बालक किसे कहते हैं? तो जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त न हो पाए उन्हें वंचित बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है? तो दोस्तों वह अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था शिक्षण की विधियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है? तो वह होता है दोस्तों बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालक परिपक्व होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 है हमारा, बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो दोस्तों बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? घर और परिवार, खेल कूद का मैदान। ठीक है। यह बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला होती है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? दोस्तों यह किसने कहा था? अरस्तू ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तू ने। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति और उच्च महत्वाकांक्षा। ठीक है। सृजनशील बालकों की क्या विशेषताएं हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा बहुत उच्च होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो वह है दोस्तों मौलिकता, नवीनता, लोचनशीलता, विस्तारण विभिन्नता। ठीक है। ये सभी सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? तो दोस्तों यह इसने दिए थे 5 तत्व को। ठीक है। वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता कितने तत्व दिए थे? 5 तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और आप ये प्रश्न अगर पूरे देखेंगे तो कम से कम आप परीक्षा में 3-4 प्रश्न इस वीडियो से आप अपना कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए? दोस्तों गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए थे? लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता या और केंद्राभिमुख। ठीक है। ये गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनशील बालक किसे कहते हैं?
तो ऐसे बालक जिनमें कुछ नया करने की क्षमता हो। तो ठीक है दोस्तों, सृजनशीलता बालक उसे कहते हैं, ऐसे बालक जिनमें कुछ नया करने की क्षमता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81 है हमारा, सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है। दोस्तों सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू होता है 90 से 110 होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 से 110 के बीच होता है सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू। अगला प्रश्न है हमारा, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिनका आईक्यू 90 से कम होता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 83 है हमारा, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। दोस्तों जिनका आईक्यू 140 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। दोस्तों समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं। दोस्तों विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, दिव्यांग बालक और सृजनशील बालक। ठीक है, ये विशिष्ट बालकों में श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं। दोस्तों ADHD क्या कहते हैं दोस्तों? अवधान संबंधी विकार को ADHD, जिसका पूर्ण रूप है अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। क्या है दोस्तों? अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लिखने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है दोस्तों डिस्ग्राफिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया। प्रश्न है अगला, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, गणित संबंधी दोष को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों डिस्कैलकुलिया। क्या कहते हैं? गणित संबंधी दोष को डिस्कैलकुलिया। प्रश्न है अगला हमारा, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो वह होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं। तो वह दोस्तों 3 प्रकार के। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक है, ये अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी इन सभी प्रश्नों का नोट्स बनाते रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 95, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसको दोस्तों इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों की कितनी अवस्था बताई गई है। तो दोस्तों यह बताई गई है 4 अवस्था। कितनी अवस्था बताई गई है? 4 अवस्था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। दोस्तों जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या है दोस्तों? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक जीन पियाजे द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीखने का नियम किसने दिया। दोस्तों सीखने का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया था दोस्तों? कार्ल रोजर्स ने दिया था व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, संवेग क्या है। तो दोस्तों संवेग मन के उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रोध और खुशी। क्या है दोस्तों? संवेग क्या है? मन के उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, और ये संवेग कौन से हैं? क्रोध और खुशी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। किसने दिया था? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है हमारा,
किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? दोस्तों किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो वह कहा था दोस्तों स्टेनले हॉल ने। ठीक है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुछ तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की कैसी दिशा होती है? तो दोस्तों बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैरों की ओर। कैसी होती है दोस्तों? सिर से पैरों की ओर होती है बालक के विकास की दिशा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 से 350। कितनी होती है दोस्तों? 206 से 350 होती है। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? दोस्तों 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो दोस्तों 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। कितना? 25%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों विस्तार किस में हुआ था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 से 350 तक। कितनी होती है दोस्तों? 300 से 350 तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, बालक का विकास 10 वर्ष लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों बालक का विकास 10 वर्ष की आयु में कितना हो जाता है? 95%। कितना हो जाता है दोस्तों? 95% हो जाता है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो यह होता है दोस्तों 90%। कितना हो जाता है दोस्तों? 90% बालक का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? दोस्तों नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे। कितने घंटे सोता है दोस्तों? 18 से 20 घंटे सोता है नवजात शिशु। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का त्वचा रंग कैसा होता है? तो दोस्तों हल्का गुलाबी। कैसा होता है दोस्तों? हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन में अस्थायी रंग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, शुरू में उसका रंग हल्का गुलाबी होता है, इसके बाद 15 दिन में वह अस्थायी रंग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? दोस्तों शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मांडिबल। क्या है दोस्तों? मांडिबल, जो कि जबड़े में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? हमारे मुंह के जबड़े में स्थित होता है मांडिबल। ठीक है, तो इसी साथ दोस्तों हमारे सभी 115 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।